हाय दोस्त, तो हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता। इस लेक्चर में जो है हम 53A तक जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि सारी परिभाषाएं एक ही साथ अपन जो है पढ़ सकें और इसका जो है लाभ जो है वीडियो का अपन ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। तो सबसे पहले देखना होगा ये कब बनी। तो 6 अक्टूबर 1860 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और ये संहिता के रूप में चूँकि ये अधिनियमित हो गई दोस्तों। ठीक है, ये अधिनियम संख्यांक इसका कितना है 45 है, 1860 में बनी है और 1 जनवरी 1862 से लागू है। 2 साल बाद ये लागू हुई। तो लागू होने की तिथि जो है वो 1 जनवरी 1862 है और बनने की तिथि क्या है 6 अक्टूबर 1860 है। ठीक है, प्रस्तावना देख लेंगे। प्रस्तावना क्या है? भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, तथा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। ठीक है, एक संहिता बना दी। संहिता का मतलब होता है दोस्तों, जब इसके पहले कोई विधि होती है वो थोड़ी थोड़ी कई भागों में बटी होती है, अलग अलग अधिनियमों के नाम से होती है या प्रचलन में रूढ़ियों के रूप में चलती है, तो उसको एक कोड बना देते हैं, एक संहिताकरण बना देते हैं। मतलब एक माला में पिरो देते हैं, जैसे 1 से 511 तक बना दिया तो इसको क्या कहते हैं विधिवत तरीके से, ताकि सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे आ जाए, इसको संहिता कहते हैं। आप पढ़ेंगे धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो नाम सभी जानते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगी। केवल इसमें लिखा भारतीय दंड संहिता कहलाएगी, लेकिन पूरे भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाती है ये। ठीक है, विस्तार पूरे भारत पे है, ये जम्मू कश्मीर वाला अब पढ़ने का मैटर हमारा नहीं रह गया है, क्योंकि ये मैटर सुलझ चुका है। ठीक है, नंबर 2 कहती है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 2 बोलती है ये इंट्रा टेरिटोरियल बताती है। ठीक है, जो है भारत के अंदर का अंतः जो है इसको प्रादेशिक भाग क्षेत्राधिकार के बारे में बताती है। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंड नहीं होगा, अन्यथा नहीं। तो अपराध कैसे होते हैं? एक कार्य करके और एक कार्य का लोप करके। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी को मार दिया, यह एक कार्य है और एक कार्य द्वारा आपने अपराध कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज़, आप एक जेल के जेलर थे। ठीक है, आपका कर्तव्य है कि आप कैदियों को समय समय से खाना दें, लेकिन आपने जानबूझ को उसके वो 5 दिन खाना नहीं दिया और वो मर गया, तो क्या है ये आपने लोप कर दिया अपने काम का। तो ठीक है, जो आप करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हैं वो नहीं करते हैं तो ये लोप कहलाता है, और जो आपको विधि रोकती है कि ऐसा नहीं करना है और वह कार्य करते हैं आप, तो ये क्या कहलाता है? कार्य द्वारा अपराध कहलाता है। ठीक है, तो जो भी ऐसा कार्य लोप करेगा और इसके लिए वो भारत के भीतर दोषी है, तो इस संहिता के अधीन ये माना जाएगा कि उसने अपराध किया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं भारत से परे किएगा किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारणा का पात्र हो, भारत में से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। ठीक है, जो भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, अपराध कहाँ करता है? भारत से बाहर करता है। ठीक है, लेकिन उसका विचारण भारतीय विधि के अनुसार किया जाना है। ट्रायल कैसे चल रही है? CRPC से चल रही है मान लो, या किसी अन्य एक्ट से चल रही है, तो जब भारत की विधि के अनुसार उसका विचारण किया जाएगा तो ये माना जाएगा कि उसने वो काम कहाँ किया है? भारत में ही किया है। ठीक है, आगे की चीज़ पढ़ते हैं, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। अब अभी तो देखो 2 चीज़ें हुई, एक तो ये क्या है, मतलब अपन ये देख रहे थे कि भरे भारत से बाहर काम किया जा रहा है, लेकिन उसका विचारण कहाँ होना है? भारत में। अगर भारत की विधि के अनुसार विचारण हो रहा है, माना कोई भी लॉ अप्लाई हो रहा है वहाँ पर उस कार्य के संबंध में, तो ये माना जाएगा कि काम कहाँ किया है? भारत में। अब भारत के क्षेत्रातीत, मान जब भारत की सीमाओं के परे अपराध हो रहा है तो वहाँ पे कहाँ कहाँ जो है IPC लागू होगी। तो भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, जब भारत का नागरिक कहीं भी किसी भी देश में अपराध करता है तो ये माना जाएगा कि किसने किया है? वो भारत के व्यक्ति ने ही किया है। ठीक है, भारत में ही अपराध किया है। अभी इसको आप पढ़ लें, फिर मैं पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। कोई विमान है या पोत है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर, जिसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? भारत में। जिस पर नंबर कहाँ का डला है? भारत का डला है। ठीक है, तो उसमें जो भी लोग बैठे हैं
वो चाहे विदेशी बैठे हों, चाहे एक भारत का हो, चाहे विदेश का हो, और चाहे भारत के बैठे हों, कोई भी किसी के साथ अपराध करेगा तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपराध किया है और भारत में ही किया है, क्योंकि जो उस विमान में बैठा हो गया पोत में, ये माना जाएगा कि वो भारत में बैठा है, भारत की लैंड मानी जाएगी। भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध का किया जाना। कोई अपराध किया जाता है कैसे? भारत के बाहर तो व्यक्ति बैठा है, लेकिन भारत में कोई कंप्यूटर को साधन बना के, मान लो कंप्यूटर में मैसेज भेज रहा है कि यहाँ दंगा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हैकिंग कर रहा है, तो क्या माना जाएगा कि उसने भारत में ही अपराध किया है। तो दोस्तों आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे रखना कि भारत में जब भी कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ, चाहे विदेशी व्यक्ति विदेशी के साथ करे, चाहे भारत का व्यक्ति विदेशी के साथ करे, चाहे विदेश का व्यक्ति भारत के साथ कर दे, जब भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है अपराध करता है तो आईपीसी लागू होती है। दूसरी बात, भारत का व्यक्ति कहीं भी अपराध करता, चाहे भारत में करे, चाहे भारत से बाहर करे, वो किसी के साथ करे, अगर वो भारत का नागरिक है तो उस पर आईपीसी लागू होगी। तीसरी चीज, अपराध भारत से बाहर किया गया है लेकिन उसका ट्रायल विचारण कहाँ किया जाना है? भारत में, तो भी आईपीसी लागू होगी। चौथी चीज, कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बना के और कोई भी अपराध साइबर क्राइम करता है तो भी ये माना जाएगा कि वो काम कहाँ किया गया है? भारत में किया गया है। और भारत की सीमा बनी हुई है नक्शे में, वहाँ से मानी जाती है। और समुद्र सबका होता है, जैसे भारत से लगा समुद्र 12 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील तक भारत माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी अपराध करेगा वो भारत में अपराध करेगा, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, इसके दृष्टांत आप लोग पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब इस स्पष्टीकरण पढ़ लेंगे अपन थोड़ा सा। अपराध के अंतर्गत क्या क्या आता है? ठीक है, अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो अपराध के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जो भारत में किए गए होते तो अपराध होते। जैसे मान लो कोई कार्य अमेरिका में किया, मान लो मैंने किया, मैं भारत का नागरिक हूँ और वो काम भारत में अपराध होता, ठीक है, तो मुझ पे आईपीसी लागू होती। अमेरिका में भले ही वो चीज़ अपराध ना हो, लेकिन अपराध कहाँ होनी चाहिए? भारत की विधि के अनुसार, आईपीसी के अनुसार अपराध होनी चाहिए, तभी आईपीसी लागू होगी, अन्यथा नहीं। मान लो कोई काम ऐसा है कि अमेरिका में हमने किया और अमेरिका में तो अपराध है लेकिन भारत में अपराध नहीं है, तो भैया भारत में अपराध नहीं है तो हम अपराध नहीं माने जाएंगे आईपीसी के अंतर्गत। भले ही हमें अमेरिका के कानून के अंतर्गत सजा मिले, वो अलग चीज़ है, लेकिन आईपीसी लागू नहीं होगी। कंप्यूटर साधन का वही अर्थ है जो आईटी एक्ट में जो परिभाषा दी गई है वही कंप्यूटर साधन है। ठीक है, दृष्टांत पढ़ लें। जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहाँ वह पाया जाए हत्या के लिए विचारे तो दोष सिद्ध किया जा सकता है। एक व्यक्ति है युगांडा गया भारत का, उसने वहाँ मर्डर कर दिया। ठीक है, अब मर्डर तो कर दिया तो उस पर आईपीसी लागू हो गई, लेकिन जैसे जिस थाने के अंतर्गत या जिस कोर्ट के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो है केस करता है, कोई अपराध करता है, उसी में उसका ट्रायल होता है। तो भारत में कहाँ ट्रायल चलाएंगे? तो जहाँ वो पकड़ा जाएगा या जहाँ सरेंडर करेगा जिस न्यायालय में पहली बार, वहाँ पर उसका ट्रायल चला देंगे। कौन सी बड़ी बात है। धारा 5 है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सेविंग करती है कि किसी कुछ विधियों पे ये प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, जैसे मान लो सैनिकों नौसैनिकों की संबंध विधि है या कोई विशेष विधि है या स्थानीय विधि है, ठीक है, तो स्पेशल लॉ है तो वो उन पर प्रभाव नहीं डालेगी आईपीसी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई बात ध्यान नहीं रखनी है। तो अब पढ़ना है अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण। ठीक है, हर जगह परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन यहाँ परिभाषाओं की जगह पे क्या कहा गया है? साधारण स्पष्टीकरण कहा गया है कि स्पष्टीकरण दिए गए हैं कुछ शब्दों के। तो ठीक है, ये अपन 53 ये तक शायद यहाँ पर पढ़ना है। आगे भी स्पष्टीकरण ही दिए हैं, लेकिन 53 ये तक अपन को जो है मेन इसको पढ़ना है फोकस करके अभी, बाकी अगले लेक्चर में जो है देखा जाएगा। ठीक है, तो संहिता की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा दंड उपबंध या दृष्टांत में ना दोहराया गया हो। 4 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या है कि ये कह रहे हैं कि अपराध की हर परिभाषा में, हर धारा में एक परिभाषा दी गई है। ठीक है, उसके उपबंध में, उसके दृष्टांत में हर जगह क्या है? साधारण अपवाद वाला शीर्षक जुड़ा माना जाएगा।
अब मैं आपको बताऊं साधारण अपवाद क्या है। तो धारा 76 से 106 तक साधारण अपवाद दिए गए हैं। अगर 76 से 106 के अंदर आपकी बात आ जाती है तो वो अपराध नहीं मानी जाएगी। जैसे धारा 82 कहती है कि 7 साल से कम का शिशु अगर कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वो कोई भी धारा का अपराध हो, अगर 7 साल से कम के शिशु ने किया है तो अपराध नहीं माना जाएगा। कोई पागल व्यक्ति कर देता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि 76 से 106 तक, अभी मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, 76 से 106 तक जो साधारण अपवाद दिए गए, ये साधारण है माने जनरल है। ये हर परिभाषा में ये माना जाएगा कि हर परिभाषा के ये साथ लिखे हैं, क्योंकि 76 से 106 तक की परिभाषाएं पूरी की पूरी हर धारा में लिखते तो कितनी बड़ी आईपीसी हो जाती। तो हर धारा में ऐसा माना जाएगा कि वो लिखा है। हर धारा अगर 76 से 106 के बीच में आ जाएगी, आप उसको साबित कर देंगे तो ये माना जाएगा कि आपने कोई अपराध जो है नहीं किया है, ठीक है। तो इसको जब वहाँ पर पढ़ेंगे 76 से 106 तो बहुत विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। इनका कहना ये है धारा 6 में केवल कि ऐसा माना जाएगा कि साधारण जो साधारण अपवाद हैं, जनरल एक्सेप्शन है, ये प्रत्येक धारा के साथ लिखे माने जाएंगे। और स्पेशल अपवाद क्या हैं, जो उस धारा के पर्टिकुलर होंगे अलग से, केवल उसी धारा में दिए हैं, वो उस धारा के क्या होंगे, विशेष अपवाद होंगे, स्पेशल। लेकिन जो 76 से 106 हैं ये जनरल हैं और ये इसमें जो है आपके साथ जो है जुड़े हुए माने जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ना है धारा 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। इनका कहना यह है कि यदि किसी पद को एक बार स्पष्टीकृत कर दिया गया किसी भाग में तो उसका अर्थ वही लगाया जाएगा। कब तक लगाया जाएगा, जब तक कहीं पे भी किसी धारा में उसका विशेष भाव ना दिया गया हो। मतलब जैसे लिंग की परिभाषा यहाँ देगी तो हर जगह लिंग की वही परिभाषा मानी जाएगी, जो ही परिभाषा यहाँ पे दे दी है वही परिभाषा बार बार मानी जाएगी। अब आता है लिंग, ठीक है। तो पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी, ठीक है। लिंग पुल्लिंगवाचक, जैसे एक व्यक्ति लिख दिया उनने, व्यक्ति जो करेगा, ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो अपराध माना जाएगा। तो उसमें ये नहीं है तो करेगा लिखा है, करेगी थोड़ी लिखा है, तो महिलाओं इसके लिए दोषी नहीं मानी जाएंगी। तो जहाँ भी पुल्लिंगवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ पर स्त्री लिंग अपने आप उसमें जुड़ा हुआ माना जाएगा, स्त्रियाँ अपने आप जुड़ी हुई मानी जाएंगी, ठीक है। वचन का मतलब ये है जब तक प्रतिकूल आशय ना हो। तो एक वचन जहाँ लिखा है वहाँ पर बहुवचन भी शामिल हो, जहाँ पर बहुवचन लिखा है वहाँ पर एक वचन भी शामिल है। जैसे उन्होंने लिख दिया जब कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा करता है तो ऐसा अपराध माना जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि भाई 5 लोगों ने किया, ये व्यक्तियों नहीं लिखा है, इसमें व्यक्तियों लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति लिखा है माने उसमें व्यक्तियों भी आ गया, और जहाँ व्यक्तियों लिखा है तो उसमें एक व्यक्ति भी आ गया। जहाँ पुरुष लिखा है केवल तो उसमें सारे पुरुष आ गए फिर, ठीक है। जहाँ महिला लिखा है उसमें सारी महिलाएं आ गई, और व्यक्ति लिखा है तो उसमें सभी आ गए टोटल मिला के, ठीक है। इस तरीके से ये है। धारा 10 कहती है स्त्री पुरुष की परिभाषा। तो ठीक है, स्त्री पुरुष की परिभाषा क्या है, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। जो पुरुष शब्द क्या है, किसी भी आयु का मानव नर, एक दिन से लगा के और 90 साल 100 साल तक का बब्बा, जब तक वो जिए, जब तक का पुरुष क्या है, नर क्या है, पुरुष है, ऐसे स्त्री है। भले 1 दिन की हो, चाहे 5 दिन की, 7 दिन की, सब स्त्रियां हैं, और चाहे 100 साल की हों, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति तो आते ही जिंदा है, कोई भी कंपनी भी आती है, संगम भी आता है, समूह वगैरह बना लेते हैं, चाहे वह निगमित हो या नहीं हो, व्यक्ति की संबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसे जियो लिमिटेड है, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, टेस्ला है, तो ये सब क्या है, एक व्यक्ति भी, इन पर भी केस जो है चल सकता है, ठीक है। लोग क्या है, लोग यानी पब्लिक होती है। लोग का कोई वर्ग या कोई भी समुदाय लोग शब्द के अंतर्गत आता है। तो पब्लिक का कोई भी एक वर्ग विशेष या कोई समुदाय लोग के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, एक व्यक्ति इसमें नहीं आता है, ठीक है। अब आती है सरकार का सेवक कौन है। सरकार के सेवक, तो सबसे पहली बात तो जो है कि जो सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं वो सरकार के सेवक हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा, किसके द्वारा, सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन, या तो उसके प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन,
भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए। बने रहने दिए गए क्यों लिखा है? आज़ादी होने से पहले, ठीक है, जो ऑफिसर थे या तो उनको कह दिया कि भाई तुम इसी पद पर बने रहो, या नियुक्त किए गए हैं अब बना दिए गए हैं, या नियोजित किए गए हैं मतलब काम पे लगाए गए हैं। ठीक है, कोई भी ऑफिसर है या कर्मचारी या सेवक है, ये सब क्या है? सरकार के सेवक जो है माने जाते हैं। ठीक है, अब आती है 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। ये निश्चित हो गई है, इसको नहीं पढ़ना है, 15 को भी नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्ट पढ़ना है सरकार। सरकार केंद्र सरकार या किसी राज्य की राज्य सरकार है। सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार की बात आएगी तो केंद्र सरकार, और राज्य सरकार की बात आएगी तो राज्य सरकार। भारत, पूरा भारत है, जितना भी क्षेत्र है इसमें जम्मू कश्मीर भी अब सम्मिलित है। ये नहीं पढ़ना है अपन को, अब ये मिट गया लफड़ा। अब धारा आती है 19, बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है। ठीक है, न्यायाधीश के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिहित है, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है। जिस व्यक्ति को न्यायाधीश के पद के रूप में नियुक्त किया गया है वो तो न्यायाधीश के रूप में याद ही आता है, और साथ में ये कुछ लोग भी न्यायाधीश में आते हैं। कौन कौन आता है? जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, जो विधि कार्यवाही में, न्यायिक प्रक्रिया में, ठीक है, चाहे वो सिविल हो या दांडिक हो, अंतिम निर्णय देने के लिए क्या है? सक्षम है। ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? न्यायाधीश। या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या तो अंतिम निर्णय देवे के लाने वो सक्षम है कि अब कहीं अपील नहीं होगी, ठीक है, तो भी न्यायाधीश है। या अपील का निर्णय जब निपट जाएगा तो फिर वो अंतिम हो जाएगा, अपील ना होने पर, सॉरी, अगर अपील नहीं होती है तो वो अंतिम हो जाएगा। ठीक है, तो भी वो क्या है? न्यायाधीश है। या ऐसे निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाते हैं और वो अंतिम हो जाए तो भी क्या है? वो न्यायाधीश है, उस विधि द्वारा सख्त किया जाए। ठीक है, देखो सिविल या दंडिक कार्यवाही में या तो वो अंतिम निर्णय दे दे तो न्यायाधीश है, या उसमें कोई अपील कोई ऊपर वाली कोर्ट में ना जाए भैया तो वो अंतिम हो जाएगा। या किसी की पुष्टि मात्र है, जैसे मान लो जो सेशन जज हो जाता होता है या एडीजे साहब होते हैं, ये फांसी की सज़ा सुना सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन ये जब तक हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि नहीं की जाती तब तक ये मान्य नहीं होती है, तो पुष्टि कर देंगे तो अंतिम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सभी न्यायाधीश माने जाएंगे। ठीक है, जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय से निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सख्त की, मान लो 5 लोगों की एक टीम गठित कर दी न्यायाधीशों की, तो ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या माना जाएगा? उसमें न्यायाधीश माना जाएगा। दृष्टांत पढ़ लो, दृष्टांत में भी न्यायाधीश आ जाते हैं। सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी बात में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। जो 1959 का अधिनियम 10 है, इसमें किसी बात की अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर भी क्या है? न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास दंड देने की शक्ति प्राप्त हो, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। ठीक है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, जो किसी मामले में जुर्माना लगा सकता है या सजा दे सकता है वो न्यायाधीश है। सी, मद्रास संहिता के सन 1816 के विनिमय के अधीन वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लोगे आ जाएगी। ठीक है, किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणा सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं। केवल कोई मजिस्ट्रेट है, उससे केवल उसके पास कोई मामला आता है और उसको सुपुर्द करने की पावर है कि ये बड़े न्यायाधीश को, जज साहब को भेज दे, केवल इतनी पावर है। वो उसमें जुर्माना या सजा नहीं दे सकता है, तो वो फिर उसमें दोस्तों क्या है? न्यायाधीश नहीं माना जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यायालय, तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है? ठीक है, तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत आता है दोस्तों, न्यायालय कभी कोई स्थान नहीं लगा देना कि न्यायालय उस स्थान को कहते हैं, स्थान को नहीं कहते हैं कभी। न्यायालय वो होता है जब कोई न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश की परिभाषा पढ़ ली अपन ने, जब कोई न्यायाधीश न्यायिकता करता कोई कार्य करता है तो वो न्यायाधीश बन जाता है। ठीक है, या किसी विधि द्वारा उसको सख्त किया गया है तो अकेला या 2 या 4 न्यायाधीश मिलकर जब न्यायिक कार्य करते हैं तो वो न्यायालय बन जाता है। बिल्डिंग से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है?
न्यायालय कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने कहा आपके यहाँ जैसे मान लो मिश्रा जी हैं न्यायाधीश, तो आपने कहा मिश्रा जी की न्यायालय। जब मिश्रा जी न्यायिकता कार्य कर रहे हैं तब वो न्यायालय। मिश्रा जी सीट पर नहीं बैठे हैं, कोई काम करने नहीं है, वो बिल्डिंग न्यायाधीश नहीं है। मिश्रा जी बाजार में घूमते मिल गए, वो न्यायाधीश नहीं है। जब न्यायाधीश न्यायाधीश नहीं, न्यायालय नहीं है, जब न्यायाधीश न्यायिकता कार्य करता है तो वह न्यायालय बन जाता है। ठीक है, लोक सेवक की परिभाषा है, बहुत ही शानदार है, आप लोग पढ़ लेना लोक सेवक कौन कौन कहलाता है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट जो है इसकी परिभाषा है, तो लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति के होता है जो एक पश्चात निम्नलिखित वर्णों में से किसी में आता है। कुछ चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, लगभग 12 चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, उनमें से कोई व्यक्ति आ जाता है तो लोक सेवक कहलाता है। ठीक है, भारत की तीनों सेनाओं का आयुक्त जो कमिश्नर होता है वो क्या कहलाता है? लोक सेवक है। हर न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में जो भी काम करता है सारे न्यायाधीश क्या हैं? लोक सेवक हैं। ऐसे समझते जाओ। न्यायालय का हर ऑफिसर, ठीक है, जिसके अंदर समावक, रिसीवर, कमिश्नर आता है, जितने भी ऑफिसर हैं इसके अंतर्गत न्यायाधीश के, वो सब क्या आते हैं? न्यायालय के अंतर्गत जितने भी ऑफिसर सब आते हैं इसमें। 5वां, किसी न्यायालय लोक सेवा की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर या पंचायत का सदस्य, ये भी क्या है? लोक सेवक है। इसकी सहायता में चाहे पंचायत का सदस्य हो, चाहे असेसर हो, चाहे जूरी सदस्य, सब क्या कहलाते हैं? लोक सेवक कहलाते हैं। एक बार आप अपनी बुक से पढ़ लेना केवल, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा क्या क्या कहलाता है, रटने की आवश्यकता इसमें नहीं। 6वां, हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकार द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चित या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया हो, तो ये भी क्या है? लोक सेवक है। ठीक है, मध्यस्थ को दे दी कोई कार्रवाई, ठीक है, या सक्षम अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी को दे दी, ठीक है, न्यायालय ने, ठीक है, तो वो भी क्या माना जाएगा? लोक सेवक माना जाएगा। 7वां, हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के परिरोध करने या रखने के लिए सख्त हो। हर ऐसा व्यक्ति जो किसी पद पर है वो किसी भी व्यक्ति को वो रोक सकता है, परिरोध माने एक प्रकार से गिरफ्तार कर सकता है, तो वो भी क्या है? लोक सेवक है। 8वां, सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते या कर्तव्य हो कि अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तला दे, अपराधों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षण करे। सरकार के हर ऑफिसर ये क्या कहलाते हैं? 8वें नंबर पे ये आपके बन जाएंगे लोक सेवक। 9वां, ठीक है, तो ये धन संबंधी क्षेत्राधिकार के बारे में, जैसे मान लो राजस्व अधिकारी हैं और वित्त अधिकारी, ये सब भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सब लोक सेवक में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ लेना। ठीक है, चलो 10वां और पढ़ा देता हूँ। हर ऑफिसर जिसका यहाँ से ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य होगी किसी ग्राम, नगर या जिले के किसी धर्मनिरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे। हर ऑफिसर, जैसे मंदिरों वगैरह के ट्रस्ट वगैरह होते हैं नगर जिले में, ठीक है, तो ठीक है, ये या कोई मतलब ऐसी चीज़ आ जाती है समूह वगैरह है, तो उसका जो संपत्ति उसको ग्रहण करे, व्यय करे, सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे, दस्तावेज, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, जब IPC पूरी पढ़ लोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे लोक सेवक कौन कहलाता है। ये कोई महत्वपूर्ण धारणा नहीं है, इसको बस एक बार पढ़ना, आपको पता चलना चाहिए लोक सेवक कौन होता है, बस। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी अब 11वें को भी आप पढ़ लेना। 12वां पढ़ लेते हैं। सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोग, सीधी बात, अगर सरकार की सेवा में सरकार का वेतन पा रहा है तो वो लोक सेवक है। ठीक है, किसी लोक कर्तव्य के पालन सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, या तो फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें ये लोग आ जाते हैं। ठीक है, नगर पालिका का आयुक्त क्या है? लोक सेवक है। जो नगर पालिका कमिश्नर होता है वो क्या है? लोक सेवक माना जाएगा। ठीक है, और जैसे कुलपति भी विश्वविद्यालय के लोक सेवक माने जाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर, तो कई जगह मुख्यमंत्री माना गया है लेकिन अन्य मंत्री लोक सेवक नहीं माने जाते। तो इसका एक चार्ट है, मैं आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा आपसे पूरा का पूरा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं 1, 2, 3। ऊपर के वर्णों में से किसी में भी आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वह सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं किए गए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 12 पॉइंट में आता है तो वो क्या माना जाएगा? लोक सेवक माना जाएगा। स्पष्टीकरण 2, जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आए हैं वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किए हों, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी भी त्रुटि हुई हो।
लोक सेवक माना जाएगा, भले वो बदमाशी से बन गया लोक सेवक, कलेक्टर भले बदमाशी से बन गया, वो उसका अलग मामला है, लेकिन जितने दिन कलेक्टर की सीट पर बैठा है वो लोक सेवक माना जाएगा, उसके सारे अधिकार रहेंगे। ठीक है। स्पष्टीकरण 3, निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वह किसी भी स्वरूप का सदस्य के वर्णार्थ ये कोई स्पष्ट मतलब आवश्यकता नहीं है इसको पढ़ने की, अनावश्यक। ठीक है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शनों पे आते हैं, इन पर ध्यान देना, बहुत ही अच्छी अच्छी सेक्शन है, पूरी आईपीसी में भरी पड़ी है ये। जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति को चल संपत्ति करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी ये होती है। जंगम संपत्ति शब्दों, जंगम संपत्ति की परिभाषा यहाँ पे क्यों दी गई दोस्तों अलग से, क्योंकि ये चोरी होती है या लूट होती है, तो चोरी काय की हो सकती है, केवल केवल और केवल जंगम संपत्ति की यानी चल संपत्ति की हो सकती है। अब कोई आपका घर थोड़ी चुरा ले जाएगा, खेत थोड़ी चुरा ले जाएगा, बावड़ी थोड़ी चुरा ले जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जंगम संपत्ति क्या होती है इसको अपन पढ़ते हैं। जंगम संपत्ति शब्द से यह आशयत है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है। मूर्त मतलब जो दिखाई देती है वह संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भू आबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई इनके अंतर्गत नहीं आती। भू आबद्ध यानी जो जमीन में गड़ी हुई हैं, ठीक है, या स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, इसके अंतर्गत नहीं आती। जैसे घर है, घर नहीं आएगा इसमें। लेकिन अगर आपने इसका दरवाजा तोड़ के ले गए तो वो चोरी हो गई, पर वो मूवेबल हो गया तो वो चल संपत्ति में आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी प्रकृति पर देखा जाता है। जैसे मान लो घर में लगा हुआ पंखा है, ठीक है, तो वो स्थायी संपत्ति में आएगा कि चल संपत्ति में आएगा। तो इसके अंदर अपन को भावना देखनी पड़ेगी। टीपीए मतलब जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम में बहुत अच्छे से बताया गया है। जैसे मान लो पंखा है आपका, तो पंखा चल संपत्ति में आएगा कि चल संपत्ति में लगा हुआ है हमका, तो ये देखा जाएगा कि इसका स्थायित्व क्या है, ये कुछ दिन के लिए लगाया गया है या जीवन भर के लिए लगाया गया है, तो उसके हिसाब से वो चल संपत्ति। तो आपको तो यह जिस जिस संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं वो चल संपत्ति है। ठीक है। जंगम संपत्ति है, जिसको नहीं ले जा सकते वो स्थावर संपत्ति और अचल संपत्ति है। ठीक है। सदोष अभिलाभ और सदोष हानि की परिभाषा पढ़ेंगे 23 में। सदोष अभिलाभ, सदोष अभिलाभ अविधि विरुद्ध साधन द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं। सदोष अभिलाभ, सदोष माना दोषपूर्ण अभिलाभ क्या है? दोषपूर्ण अभिलाभ वो है जो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, कैसे इल्लीगल साधनों द्वारा, ठीक है, बेईमानी पूर्वक, बदमाशी से, ठीक है, जैसे मान लो लूट लिया, चोरी कर ली, तो विधिपूर्ण साधन से तुमने ले लिया, अभिलाभ प्राप्त कर लिया, लेकिन आप वैध रूप से विधिक रूप से आप उसको पाने के हकदार नहीं थे उस लाभ को, लेकिन आपने उस लाभ को ले लिया, तो ये सदोष अभिलाभ हो जाएगा। सदोष हानि, सदोष हानि को है ना विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी व्यक्ति को अगर कोई हानि हो जाती है जिसको पाने का वह वैध रूप से हकदार है और उसको नहीं मिलती, वो हानि उठा ले जाता है। जैसे हमारी 500 रुपये किसी ने चोरी कर लिए, तो चोरी कर लिए माने विधि विरुद्ध साधन से ले गए, वो हम उसका कुछ सामान ले आते और उसको दे देते थे, तो ये सदोष हानि नहीं होती है। हमें विधि विरुद्ध साधनों से हमारी संपत्ति छीन ली जाती है, ठीक है, और हम उसको पाने के वैध रूप से आबद्ध थे, ठीक है, लेकिन हमें उसका हानि उठानी पड़ी तो सदोष हानि हो जाती है। ठीक है। अब सदोष इसी में है, ठीक है, 23 है परिभाषा सदोष अभिलाभ सदोष हानि। ठीक है। सदोष अभिलाभ प्राप्त करने या सदोष हानि उठाना क्या कहलाता है? कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है या तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रहता है, और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है, या तो वो अपने पास रखे रहता है। ऐसा नहीं है कि उसने आपकी चोरी की और किसी को दे दिया तो सदोष अभिलाभ नहीं होगा, सदोष अभिलाभ माना जाएगा। या तो वो किसी को दे देता है या किसी से प्राप्त करता है या अपने पास रखे रहता है, ये सब उसमें आती है। ठीक है। सदोष हानि उठाना क्या कहलाता है? उसकी वस्तु उससे दूर हो जाती है तो ये सदोष हानि उठाना हो जाता है। जब तक दूर रहेगी तब तक वो सदोष हानि उठा रहा है, जब मिल जाएगी सदोष हानि उसकी खत्म हो जाएगी। अब बेईमानी से क्या कहलाता है? डिसऑनेस्टी की परिभाषा आती है 24 में। जो कोई इस आशा से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। तो बेईमानी से कोई कार्य किया गया कब कहलाता है? जब या तो किसी व्यक्ति को सदोष क्या कराना है, सदोष लाभ कराना है, मतलब वो लाभ पाने का हकदार नहीं है और उसको मतलब लाभ दिलाना है इलीगल साधनों से, या लेना है या दिलाना है। ठीक है। या किसी व्यक्ति को
हानि पहुंचानी है। लाभ किसी को नहीं दिलाना है, लेकिन उसको हानि पहुंचानी है। अब बिना, आप कहोगे कि बिना लाभ किसी को हो नहीं रहा और हानि किसको क्या हो जाए। मान लो मेरी बुक पड़ी हुई है, ठीक है, या कोई संपत्ति पड़ी हुई, बुक पड़ी हुई है, मान लो 500 रुपये की है। एक व्यक्ति आया मैथ्स वाला, मेरी बुक उसके किसी काम की नहीं है, लेकिन उसने उठाई और नाले में फेंक दी ले जाके। तो उसने अभी लाभ प्राप्त तो नहीं किया, लेकिन मुझे तो सदोष हानि हुई। ठीक है, तो या तो किसी व्यक्ति को सदोष लाभ हो या किसी व्यक्ति को सदोष हानि हो, दोनों चीज़ें हो जाए तो भी बेईमानी है। दोनों में से एक चीज़ हो जाए तो भी क्या है दोस्तों, बेईमानी है। कपटपूर्वक, कपटपूर्वक क्या कहलाता है। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने की आशा से करता है, अन्यथा नहीं। कोई बात कपटपूर्वक की गई है, यह तब कही जाएगी जब वो कपटपूर्वक करने की आशा से करता है। कपटपूर्वक मतलब उसको धोखा देने की का आशा रखते हुए कि हम इस व्यक्ति को ये चीज़ नहीं बताएंगे और छुपा के ये गंदा माल बेच देंगे, तो ये कपट है। ठीक है, कपटपूर्वक कब, जब कपट करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है तो वो कपटपूर्वक कहलाता है। विश्वास करने का कारण 26 है कि विश्वास करने का कारण क्या था। ठीक है, तो कोई व्यक्ति किसी बात की विश्वास करने का कारण रखता है या तब कहा जाता है जब वह उस बात की विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर विश्वास करता है, यह कब माना जाएगा, जब पर्याप्त हेतु को, हेतु क्या कहलाता है, कारण। हेतु क्या कहलाता है, कारण, पुराना कारण। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए और वो लेकर भाग गया। अब मैं न्यायालय में पहुंचा कि मेरे पैसे दोस्तों दिला दिए जाएं, तो न्यायाधीश बोलेगा भाई तुमने उसको पैसे क्यों दे दिए, वो तो भाग गया। तो मैंने कहा हमें उस पर विश्वास था कि वो हमारे पैसे लेके नहीं भागेगा, तो हमने उसको पैसे दे दिए। अब भाई उनने कहा विश्वास करने का कारण क्या, तो उनने कहा हेतुक। तो हेतुक क्या था, क्यों दिए आपने पैसे, क्या हेतुक था, पुराना। हेतुक क्या होता है, बहुत पुराना होता है। तो मैंने कहा कि सर वो 5 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है और लाखों रुपए ले जाता है और बैंक में डाल लेता है मेरे। तो ये विश्वास करने का कारण था क्योंकि पर्याप्त हेतुक है, कम से कम 5 साल से मेरे पैसे डाल रहा है और आज तक वो पैसे लेके नहीं भागा है। लेकिन आज मैंने उसको 50,000 रुपये बैंक में डालने के लिए दिए, अकाउंट नंबर दिया और वो लेके भाग गया। तो ये विश्वास करने का कारण होता है। आपको पुराना हेतुक बताना पड़ेगा कि आपने आखिर उस व्यक्ति पर विश्वास कैसे किया, तो ये विश्वास करने का कारण होता है। पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति क्या कहलाती है। तो पत्नी लिपिक यानी उसका जो कर्मचारी होता है, मतलब इसको अकाउंटेंट वगैरह बोलने या जो उसका काम संभालने वाला होता है वो लिपिक होता है, बाबू होता है। ठीक है, या सेवक, तो इन तीनों के कब्जे में संपत्ति है तो ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है संहिता के अर्थ के लिए। ऐसा क्यों दोस्तों, मान लो एक व्यक्ति पे कुर्की वसूली होनी है 5,000 रुपये, उसने बोला भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है यार। ठीक है, अब वो लिपिक तुम्हारा लैपटॉप ये है, तुम ये नहीं कह सकते भाई कि तुम इसकी वसूली नहीं कर सकते, लैपटॉप वो तो बोलिए कर्मचारी काम कर नहीं। तो जो लिपिक के पास है आपकी संपत्ति, पत्नी के पास है या आपके सेवक के कब्जे में है, तो ये माना जाएगा कि ये आप ही के कब्जे में है। ठीक है, इस तरीके से ये है। और इसमें स्ट्रेस आती है। ठीक है, और लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने वाले लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण इसका अपन पढ़ लेते हैं। लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। ठीक है, या तो स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से। ठीक है, ये सब अगर काम में लगा है तो वो वही माना जाएगा। कूटकरण दोस्तों, कूटकरण क्या कहलाता है, फॉरफीटर क्या कहलाता है। ठीक है, जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य इस आशय से करता है। सबसे पहले एक व्यक्ति होनी चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, वह दूसरी किसी चीज़ के सादृश्य माना दिखने में एक जैसा। अब कैसे बना, ऐसा नहीं कि वो किसी की पेंटिंग बना रहा है, एक चित्र की दूसरी चित्र, तो वो कूटकरण हो गया। नहीं, एक व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सादृश्य इस आशय से बनाता है, किस आशय से बनाता है कि वह सादृश्य से प्रवंचना करे, कि वह व्यक्तियों को धोखा दे और लाभ प्राप्त करे, या संभाव जानते हुए करता है तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, यह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। जैसे एक 500 रुपये का नोट है, सेम का सेम उस व्यक्ति ने दूसरा छाप दिया कि अब उसको मार्केट में चला देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कूटकरण हो गया। ये तो उसने जानबूझ के आशय
से किया है कि हमें किसी व्यक्ति को धोखे में रखना है। और यह संभाव्य जानते हुए क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एरो का निशान बना है ये कि हटा, और ऐसा निशान बना है रोड पर कि हटा इस तरफ है। हमने इस निशान को लिया, इस निशान को लिया हमने, और यहाँ पे हटा तो लिखा ही है जी हम कहते हो, और इस निशान को हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो हम ये जान रहे हैं कि इससे लोग धोखा खा जाएंगे और इस तरफ ना जाके इस तरफ चले जाएंगे, तो ये भी कूटकरण की श्रेणी में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या है, कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी हो। मैंने को जो कहते हैं 100% होना आवश्यक नहीं है, केवल इतना होना आवश्यक है कि लोग धोखा खा जाएं। ठीक है, स्पष्टीकरण 2 पढ़ लेते हैं। जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ की दूसरी चीज़ के सादृश्य कर दे, वो ऐसा सादृश्य ऐसा है कि तद्वारा किसी व्यक्ति की प्रवंचना हो सकती है, तो तब तक की प्रतिकूल साबित ना किया जाए, अवधारणा की जाए कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सादृश्य बनाता है, उसका आशा उस सादृश्य द्वारा प्रवंचना करने का था, या यह संभाव्य जानता था कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी। तो अवधारणा की जाएगी, ऐसा मान कि आपने अगर किसी चीज़ की कूटकरण किया है तो आपको साबित करना होगा कि हमारा आशा किसी को धोखा देना नहीं था, अन्यथा न्यायाधीश यही अवधारणा करके चलेगा कि आपने ये कूटकरण किसी को धोखा देने के लिए ही किया था, अन्यथा नहीं किया था। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो देखो बहुत बढ़िया परिभाषा, शानदार। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है, काय का, किसी भी विषय का द्योतक है, जिसको किसी पदार्थ पर, किसी विषय को किसी पदार्थ पर, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, लत्ता, कपड़ा, ठीक है, बर्तन, धातु, कुछ भी हो सकता है, पदार्थ पर अक्षरों, काय के द्वारा, अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा, 3 चीज़ों से दस्तावेज बनते हैं। ऐसा नहीं कुछ लिखा है यही दस्तावेज है, किसी पदार्थ पर कुछ अक्षर लिखे हैं वह दस्तावेज है, कुछ अंक लिखे हैं 1 2 3 4 5 वह भी दस्तावेज है, या कुछ चिन्ह बने हैं, जैसे मान लो रोड पे ये मैंने एरो के निशान वगैरह बताए थे। ठीक है, ये पुलिया है, ये निशान बना, ये सब क्या है, दस्तावेज है। देखो या तो एक साधन द्वारा, या तो ये तीनों हो, या इनमें से कोई भी एक हो। ठीक है, इन साधनों द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति वर्णित है, कोई भी बात लिखी हुई है वर्णित है, या तो निशान द्वारा, या अक्षर द्वारा, अंक द्वारा। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि ये दस्तावेज है। ठीक है, और काय के लिए इसका मतलब क्या है कि किसी भी साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं, ये दस्तावेज। समझ में आ गई दस्तावेज क्या है, किसी भी पदार्थ पर या तो कुछ लिखा है अक्षरों द्वारा या अंकों द्वारा, या कोई निशान बना है, तो सब वो क्या है, दस्तावेज है। ठीक है, इससे ज़्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, स्पष्टीकरण, यह तथ्य है कि किसी साधन द्वारा किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाया गया है, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित या नहीं, ऐसा उपयोग किया जा सकता है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बस आपको इतना पढ़ना है, यही स्पष्टीकरण में लिखा है बस। ठीक है, अब इसको अपन दृष्टांत को पढ़ लेते हैं। किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, के कोई संविदा लिखी है, डॉक्यूमेंट अपन ने बनाया स्टाम्प पे कि अपनी ये शर्त रखी, उस शर्त पर हमने आपको कुछ ठेका दिया है, ये लेख है, तो ये क्या है, दस्तावेज है। ठीक है, और ये काय के संविदा के साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ये दस्तावेज है। एक स्टाम्प लग गया भैया किरायानामा कि हम 500 रुपये महीने में आपका मकान लिए हुए हैं। ठीक है, तो जब भी अपना कोई विवाद होगा तो वो साक्ष्य के रूप में वो संविदा का जो लेख है वो काम आएगा, वो दस्तावेज है। बैंक का कार पर दिया गया चेक, दस्तावेज। चेक क्या है, एक दस्तावेज होता है। मुख्तारनामा क्या है, एक दस्तावेज होता है। मानचित्र, रेखांक, ये सब क्या है, दस्तावेज होते हैं। ठीक है, निर्देश या अनुदेश सब क्या है, सब दस्तावेज हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण 2, अक्षरों, अंक या चिन्हों से जो भी कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंक या चिन्हों के अभिव्यक्त हुए समझा जाएगा, चाहे वो वस्तुतः अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। मान लो वाणिज्यिक यानी व्यापार की प्रथा के अंतर्गत किसी चिन्ह का कोई मतलब होता है, मान लो, तो भले वो उस मतलब के लिए न वो ना लिखा गया हो, लेकिन वो दस्तावेज माना जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, दृष्टांत आप ही पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। 29 का पे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2001 की धारा 1 के खंडन नाम में दिया गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जैसे मान लो कंप्यूटर से कोई टाइप करके निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो गया, कौन सी बात है। मोबाइल से कोई चीज़ डाउनलोड कर लिए, क्या है, अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। अब बहुत ही बढ़िया परिभाषा आती है मूल्यवान प्रतिभूति की।
मूल्यवान प्रतिभूति क्या है। ठीक है, तो मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के, अब उस दस्तावेज वरना पढ़ लीजिए कौन कौन होते हैं। उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसी दस्तावेज है या होनी तात्पर्य। अब दस्तावेज तो कौन सी दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति मानी जाएगी, बस बात इतनी है। जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार, मूल्यवान प्रतिभूति हुआ है जिसके दो ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार, किसी व्यक्ति का लीगल राइट उत्पन्न हो जाता है, सृजित होता हो माना बनता, विस्तृत माना बढ़ जाता है। अभी आदि प्रॉपर्टी पे हिस्सा था, इस दस्तावेज से पूरी पर हो गया, बढ़ गया, अंतरित हो गया। एक विक्रय पत्र लिख दिया अपन ने, मेरे नाम जमीन थी, आपकी जमीन आ गई, तो ये मूल्यवान प्रतिभूति हो गया। निर्बंधित, मैंने भैया एक ऐसा लेख लिख दिया कि मैंने अब ये बिकाऊ नहीं है और कोई भी इसको जो है नहीं खरीद सकता है फला व्यक्ति के सिवा। ठीक है, क्या हो गई ये, निर्बंधित हो गई। निर्वापित हो गई, ठीक है, किया जाए, छोड़ा जाए, हमने छोड़ दिया भैया, हमने हक त्याग कर दिया अपने एक दस्तावेज के अंतर्गत। ठीक है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अभिस्वीकार करता है, और कोई व्यक्ति क्या करता है, उसको अभिस्वीकार करने वाला भी है कि वह विधिक दायित्व के अधीन या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, या तो किसी व्यक्ति को अधिकार क्या हो जाए, सृजित हो जाए, विस्तृत हो जाए, अंतरित हो जाए, निर्बंधित हो जाए, निर्वापित हो जाए, या छोड़ दे कोई व्यक्ति। ठीक है, तो एक तो एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा। तो ये मूल्यवान प्रतिभूतियां हैं, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। तो कोई दस्तावेज जब किसी अधिकार को या तो ट्रांसफर कर देती है, या उत्पन्न कर देती है, बना देती है, निर्बंधित कर देती है, ठीक है, या किसी के दायित्व से उन्मोचित कर देती है, तो ये सब क्या कहलाती है, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाती है। कई केस ला मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा, अलग अलग चीज़ों को बताया गया है कि ये जो है मूल्यवान प्रतिभूति है या नहीं। दृष्टांत पढ़ लेते हैं। तो का एक विनिमय पत्र की पीठ पर, विनिमय पत्र पीठ माना पीछे होता है, विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए, उस विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। एक विनिमय पत्र है जो दो लोगों के बीच में लिखा गया है। ठीक है, विनिमय क्या कहलाता है, एक्सचेंज। जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु दी जाती है तो वो विनिमय कहलाता है। वस्तु के बदले में वस्तु तो विनिमय है, ठीक है, और धन के बदले में धन तो वो विनिमय है। मैंने आपको 2000 का नोट दिया, आपने बदले में 1000, मतलब हजार के, अब तो 1000 का चलता नहीं है, खैर 500 का बोल रहे हैं, 400-500 के नोट दे दिए, तो ये विनिमय हो गया। ये विक्रय नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, ये विनिमय हो गया। मैंने आपको ज्वार का आटा दिया 5 किलो, आपने 10 किलो गेहूं का आटा दे दिया बदले में, ये क्या हो गया, विनिमय हो गया। तो एक पत्र लिखा गया कि हम ऐसे ऐसा करेंगे। ठीक है, उस पत्र की पीठ पर लिख दिया, हाँ ये फलाने को, फलाने व्यक्ति से ले लेना, फला व्यक्ति से। ठीक है, तो ये मूल्यवान प्रतिभूति है, क्योंकि इससे अधिकार क्या हो रहा है, सृजित भी हो रहा है, अंतरित भी हो रहा है। बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज का द्योतक है। अब आती है 31 बिल की परिभाषा। बिल या ना वसीयत होती है। ठीक है, तो बिल माना वसीयत ये लिखा है। 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। ठीक है, जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल आधा प्रतीत न हो, इस संहिता के हर वाक्य के लिए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। जहाँ भी लिखा है कि कोई भी ऐसा कार्य करेगा तो ये अपराध हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर लोप उसमें अपने साथ साथ जुड़ा है, क्योंकि या तो कार्य कैसे होता है, अपराध से होता है या लोप से होता है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि 2 प्रकार से अपराध होता है, या तो कार्य द्वारा या लोप द्वारा। जो आप करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हैं वो नहीं करते हैं तो आप लोप करते हैं, अपराध करते हैं। और जो करना आपको किसी विधि द्वारा प्रतिबंधित किया गया कि आप ऐसा नहीं करें, अब ऐसा करते हैं तो क्या है, ये भी कार्य द्वारा अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो जहाँ कार्य शब्द लिखा है वहाँ लोप अपने आप आ जाता है। ठीक है, 33 कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कार्य लिखा है वहाँ पर कई कार्य भी उसमें जुड़े होंगे, बहुवचन भी जुड़े होंगे। लोप के अंतर्गत लोपावली भी है। ठीक है, इस तरीके से। अब आती है धारा 34। ठीक है, तो धारा 34 और 149 में अंतर जब अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे विस्तार से मैं बताऊंगा। केवल अभी 34 को सामान्य अपन पढ़ के निकल जाएंगे। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, एक ही व्यक्ति, सभी व्यक्तियों का एक जैसा आशय है और उसको आगे बढ़ाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो आशय क्या होता है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं उस कार्य की पिक्चर
फिल्म जो आपके दिमाग में चलती है वो उसका आशय कहलाती है। आपके हाथ में तलवार है, आपके मन में विकल्प आया कि इस तलवार को हम इसके दिमाग में मारेंगे और इसकी गर्दन धड़ाक से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये आशय है आपका मारना। हम किसी को चाकू से मारेंगे, चाकू अंदर घुसेगा, हमारे दिमाग में पहले कल्पना आई कि हम इसको ऐसा मारेंगे और हमने मारा उसको। ठीक है, ये आशय होता है। सामान्य माना कॉमन, दो या दो से अधिक लोग जब होते हैं तो धारा 34 अलग से लगा दी जाती है कि सबका आशय एक सा था या नहीं था। ठीक है, तो सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य, कैसा कार्य, आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। अपने सबके सामान्य किसी व्यक्ति को मारना है, ठीक है, उसमें से भले ही एक व्यक्ति कार्य करता है, कुछ व्यक्ति कार्य करते हैं, तो ये माना जाएगा सभी ने कार्य किया है। जैसे एक व्यक्ति को मारना है 5 लोगों को, 5 भाई आए, एक व्यक्ति को मारने आए, तो किसी ने लात मारी, किसी ने घूस मारी और एक व्यक्ति ने पिस्टल से उसको शूट कर दिया, वो मर गया। एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा भी रहा, उसने किसी को नहीं मारा है। ठीक है, तो ये क्या है, सब 5 के 5 दोषी माने जाएंगे। धारा 34 को कवर कर देगी। सबका आशय था इसको मारना, भले एक व्यक्ति ने मार दिया, 3 ने मार दिया, 2 ने मार दिया, तो 5 के 5 इसके लिए दोषी माने जाएंगे। ठीक है, वीरेंद्र घोष का, बारेंद्र घोष का एक केस था उसमें। तो एक जगह मान लो कुछ अपराध हो रहा था अंदर, वो बाहर चौकीदारी कर रहा था, कोई व्यक्ति आएगा तो हम बता देंगे। तो उसने कहा भाई हमने तो अपराध किया नहीं है, हमने तो चौकीदारी की है। तो भाई कोर्ट ने कहा कि आप भी बराबर के दोषी है, क्योंकि आपका भी आशय था कि अंदर जो अपराध हो रहा है वो अपराध हो जाए, आपने उसमें सहायता की है। तो धारा 34 ये होती है। ठीक है दोस्तों, अब आती है 35, जबकि ऐसा कार्य इस कारण अपराध है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब कोई काम तब अपराध माना जाता है जब जब वह किसी आपराधिक ज्ञान माना पता हो कि ये हो जाएगा, या ऐसे होने की, अपराध होने की संभावना तब किया जाए, तब वो कैसे अपराध माना जाएगा। क्योंकि कभी कभी जब कोई कार्य किसी ज्ञान या संभावना के बिना किया जाता है, भले वो हो जाए, तो वो अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, तो जब कभी कोई कार्य जो अपराध ज्ञान या आशा से किए जाने के कारण ही अपराध है, ऐसा काम है कि जब वो किसी ज्ञान या काय के कारण, संभावना के, आशा के कारण ही अपराध है कि ऐसा करने का आशा था तभी अपराध है, नहीं तो नहीं होता। या आपको ज्ञान था कि इससे अपराध हो जाएगा तभी माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं माना जाएगा। कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उस प्रकार दायित्व के अधीन मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले ही द्वारा किया जाए। कई व्यक्तियों द्वारा कोई काम किया गया, ठीक है, जितने लोगों का भी आशय उस काम को करने का था और उनको ज्ञान था कि ये इससे अपराध होगा, तो ये माना जाएगा कि भाई ये अपराध हुआ है। 20 लोग थे, कोई सवर्ण थे मान लो, ठीक है, उनका आशय था कि एक दलित परिवार है, इसको यहाँ से मार के मान लो भगाना है। ठीक है, तो 5 लोगों ने, किसी ने उसकी फसल काट ली, किसी ने उसको मारा, किसी ने उसका घर तोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ठीक है, तो आशय था, बाकी 10 लोगों को ज्ञान भी था कि ये हो रहा है। ठीक है, और सब मिल कर कुछ नहीं रहे थे, बस उनकी एक प्री मीटिंग ऑफ माइंड हो गई थी, उनको पता था कि ऐसा ऐसा होना है। ये सबको तो सबके सब ये माना जाएगा कि सभी ने उसके साथ अपराध किया है। ठीक है, अंततः कार्य द्वारा, अंततः लोभ द्वारा कारित परिणाम। जहाँ कहीं किसी द्वारा, कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है। जहाँ किसी काम को करना क्या है, अपराध है, या उसका प्रयत्न करना अपराध है, या जहाँ किसी लोभ को करना अपराध है, ठीक है, या लोभ का प्रयत्न करना अपराध है। तो कुछ कार्य द्वारा अपराध किया जाता है, कुछ लोभ द्वारा अपराध किया जाता है, तो ये माना जाएगा कि उसने पूरा का पूरा अपराध दोनों ने किया है। दृष्टांत समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति जेल में अंदर है, ठीक है, तो एक व्यक्ति उसको मारता है, एक कैदी ने उसको मारा, यह अपराध कर दिया, क्योंकि कानून के विरुद्ध है किसी को मारना। आधा मारा, अधमरा कर दिया इसने। अब जेलर साहब का काम है इसको खाना देना, इसको 5 दिन तक खाना नहीं दिया, आधा भूख से मर गया। तो इनने कार्य द्वारा अपराध किया, इनने लोभ द्वारा अपराध किया, तो दोनों पे मर्डर का चार्ज लगेगा। ये नहीं कह सकता कि भाई हमने थोड़ी मारा, हमने तो खाना बस नहीं दिया उसको, मारा तो उसने।
ये भी नहीं बोल सकते कि हमने तो मारा, बस इसने खाना नहीं दिया इसलिए मर गया। तो अंशतः कार्य द्वारा अंशतः लोभ द्वारा अपराध किया, जैसे माना जाएगा कि दोनों ने, प्रत्येक ने पूरा का पूरा अपराध किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस धारा में। आते हैं 37 पे। किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। ठीक है, जैसे मान लो कई व्यक्ति हैं, जैसे चोरी होना है, ठीक है, इसको पढ़ दूँ, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है 37, इसको आप पढ़ लेना। जैसे मान लो एक चोरी होनी है, चोरी, ठीक है दोस्तों, तो उसमें कोई व्यक्ति रस्सी लेके आएगा, कोई चढ़ेगा, कोई बाहर से उसको धक्का देगा, ऊपर ऊपर अपने कंधे पे बैठा के छत पे से चढ़ाएगा, ठीक है। अगला व्यक्ति वहाँ से पैसे निकालेगा, दरवाज़ा खोलेगा तो एक व्यक्ति पैसे लेके भाग जाएगा। तो कम से कम 4-5 लोगों की आवश्यकता है इस काम करने में। तो कई कार्य के द्वारा एक अपराध गठित हो रहा है, चोरी का मान लो, तो एक काम भी जो व्यक्ति उसमें से कर देगा ये माना जाएगा कि उसने सारे काम किए हैं और सभी ने वो अपराध किया है, ठीक है। जैसे मान लो एक व्यक्ति को मारना था, ठीक है, 4 लोगों ने योजना बनाई कि तुम उसको वहाँ पर रोकना, बातों में लगाना, ठीक है, हम वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसने कहा हमारे पास बंदूक रखी है, हम बंदूक लेके आ जाएंगे, ठीक है। और उसने कहा ठीक है, अब ये तो सब हो गया, और फिर भाई फेंकने कौन जाएगा, उसने कहा हमारी कार है, हम इसको रख के किसी पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। तो सबने अपना अपना काम किया, ठीक है। तो भले 4 में से किसी ने एक भी काम किया, सब के सब जो है दोषी उसमें माने जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से दृष्टांत आप पढ़ लेना घर में अपने। अब लेकिन सुनो, आपराधिक कार्य संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराध के दोषी हो सकते हैं। जहाँ भी कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य करने में लगे हुए हैं या संपृक्त हैं, वहाँ भी उस कार्य के आधार पर भिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। अपराधी तो सभी होंगे, सभी दोषी माने जाएंगे, लेकिन उनको उनके कार्य के आधार पर सजा थोड़ी कम बढ़ जो है हो सकती है, ऐसा धारा 38 कहती है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे मैंने बताया कि सबके अपराध हैं, कोई बंदूक लाया, कोई कार से ले गया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तो जिसने बंदूक चटकाई और जिसने वो मर्डर किया, ठीक है, वो सबसे गंभीर आरोपी माना जाएगा। और जिसने केवल मात्र उसको रोका या लाश फेंकने ले गया, तो हो सकता है उसको कुछ कम सजा दे दी जाए, चाहे तो कोर्ट बराबर भी दे सकती है और चाहे तो कम भी दे सकती है, ये धारा 38 कहती है। इसलिए जमानत में आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो मारता है, जो मेन व्यक्ति होता है, जो आघात करता है, जो मेन कार्य को अंजाम देता है, उसकी जमानत सबसे बाद में होती है, और जिसका रोल अब कम होता है उसको जल्दी बेल मिल जाती है, मतलब उसको कम दंड भुगाया जाता है। दोषी सभी होते हैं, कोर्ट चाहे तो एक सी सजा सुना दे, चाहे तो कम भी सुना दे। धारा 38 ही जो है इसका परिप्रेक्ष्य लेके चलती है। स्वेच्छा, अब स्वेच्छा इसको आप पढ़ लेना दृष्टांत को, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। स्वेच्छा क्या होती है? स्वेच्छा माने वॉलेंटरी, अपनी इच्छा से किया गया कार्य क्या कहलाता है? कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, कब कहा जाएगा कि स्वेच्छा कारित करता है? क्योंकि स्वेच्छा नहीं करेगा तो अपराध नहीं बनेगा। जब वह उसे उन साधनों द्वारा करता है, किन साधनों द्वारा? जिनके द्वारा उसे कार्य करना उसका आशय था। मान लो जिस जिस साधनों के द्वारा वो उस कार्य को करना चाहता था, उन्हीं साधनों द्वारा उस काम को वह करता है, ठीक है। और वह जानता था या विश्वास करने का उसके पास पर्याप्त कारण था कि इससे ऐसा कार्य होना संभव है, तो ये माना जाएगा कि उसने वो काम स्वेच्छा था। आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि आप किसी व्यक्ति को डंडा मार रहे हो, डंडे से उसको चोट होना संभव है, उसको चोट लग सकती है, विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये डंडा इसके हाथ में लगेगा और इसको जो है चोट लग जाएगी। यह काम आपने स्वेच्छा किया है, क्योंकि आपको पता है डंडे से मारना और डंडे ही से आपने मारा, ये काम आपने स्वेच्छा किया है। आपको पता है कि ये जहर मिला देंगे आप किसी के खाने में तो व्यक्ति मर जाएगा, ये संभावना है। और विश्वास करने का कारण क्यों है? क्योंकि जितने लोगों ने जहर खाया उसमें से अधिकतर लोग मर चुके हैं। विश्वास करने का कारण है, आपके पास है, दुख है, तो आपने उसके वो जन्म में जहर मिलाया, वो मर गया, तो ये आप काम स्वेच्छा किया है आपने, ये कहलाती है। आप दृष्टांत पढ़ लेते हैं का, यानी ये
लूट को सुकर बनाने की यानी आसान बनाने की प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है। लूट करने के लिए क्या करता है, एक मकान में आग लगा देता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। ये क्या हो गया, एक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई। यहाँ काका आशा भले ही मृत्यु कारित करने का नारा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभव है कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उससे स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। देखो, उसको लूट करनी थी इसलिए उसने क्या कर दी, एक व्यक्ति के घर में आग लगा दी, ठीक है, ताकि सब लोग इस घर में आग बुझाने के लिए सब दौड़ पड़े और मैं किसी के घर से सोना निकाल लूँ, ठीक है। एक व्यक्ति उस आग लगाने में मर जाता। अब भले ही उसका आशा उसको मारना नहीं था, लेकिन वह संभव भी जानता था कि इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। बस मृत्यु कारित की है, उसने मृत्यु कारित की है, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि आपने स्वच्छ ही की है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि हमारी इच्छा नहीं थी उसको मारने की, आप जानते थे कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। आता है अपराध। अपराध क्या है, इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित और धाराओं अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का द्योतक है, ठीक है। जो भी कोई अपराध के लिए सजा का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है, मतलब वो अपराध है। यही अपराध की परिभाषा है इन धाराओं को छोड़कर। जो धाराएं लिखी हैं अध्याय लिखे गए हैं, ठीक है, इनको छोड़कर बाकी सब क्या है दोस्तों, अपराध है। तो इनको आप एक नज़र डाल लेना, ठीक है। विशेष विधि क्या है, इसको भाई हटा देना, दिमाग से ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना पढ़ लो कि जिस चीज़ का दंड विधान में दंड की व्यवस्था की गई है वो अपराध है, ठीक है। कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा आपका इससे। रटना हो तो रट लेना, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसको फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है कंपटीशन के हिसाब से। विशेष विधि क्या कहलाती है, विशेष विधि माने स्पेशल लॉ। मैंने कहा था वहाँ पर अपन ने देखा था कि ये विशेष विधि और स्थानीय विधि आईपीसी पे प्रभाव ज़्यादा रखेगी, क्योंकि अब ये जनरल लॉ है और स्पेशल लॉ है और ये लोकल लॉ है। तो विशेष विधि यह विधि जो किसी विशिष्ट विषय के लिए लागू हो। विशेष विधि क्या कहलाती है, विशिष्ट विषय के लिए लागू, जैसे SC/ST एक्ट, ठीक है। हरिजन आदिवासियों पे अत्याचार रोकने के लिए बना है, वो स्पेशल लॉ, इसलिए विशेष विधि है। महिलाओं के संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बना, ये विशेष विधि है, क्योंकि सभी महिलाओं के लिए प्रोसेस में नहीं आती है। स्थानीय विधि जो किसी स्थान विशेष के लिए बनाई जाती है, जैसे मान लो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता केवल मध्य प्रदेश के लिए, या क्या है, स्थानीय विधि है। ये यूपी में लागू नहीं होगी, यूपी का अलग लोकल लॉ होगा जमीन के संबंध में, ठीक है। तो बातें हैं 43 पर। अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, इसको पढ़ने में गलती नहीं करना, ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे अवैध की परिभाषा भी दी गई है इसमें, और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध की भी परिभाषा दी गई है। तो अवैध क्या कहलाएगा और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध क्या कहलाएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें। अवैध शब्द हर उस बात को लागू जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, ठीक है। तो अवैध काम क्या कहला ना भैया, अवैध काम न करो, इलीगल काम मत करो। तो अवैध काम वह कहलाता है जो अपराध हो, ऐसा कार्य जो अपराध वो अवैध काम है। किसी विधि द्वारा मना किया गया है कि ऐसा आपको नहीं करना, लिखा है कि यहाँ पर थूकना मना है और आप थूकेंगे तो ये आपने अवैध काम कर दिया। तो या तो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, वो काम करेंगे तो अवैध काम है, या सिविल कार्रवाई के लिए कोई आधार उत्पन्न कर देता है। आपने किसी की जमीन बेईमानी से अपने नाम करा ली, ठीक है, अब वो सिविल में जा सकता है, उसको आधार उत्पन्न हो गया सिविल कोर्ट में जाने का, ठीक है। तो ये भी अवैध है। अवैध होगी अवैध की परिभाषा। अब करने के लिए वैध रूप से आबद्ध क्या कहलाता है, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है, ठीक है। तो कौन सा काम आप करने के लिए आबद्ध हैं, अगर आप उस काम का लोप करेंगे तो वो अपराध हो जाएगा, ये अवैध है। जैसे मान लो आपका काम है रात में ड्यूटी करना, पूरे मोहल्ले में देख रेख करना, ठीक है, और आप सो जाते हैं, तो ये आपने क्या कर दिया, अपराध कर दिया, ठीक है।
क्योंकि इसने आपका लोप करना क्या है, अवैध, तो ये अवैध 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 में चला जाएगा। और ड्यूटी करना क्या है आपका, करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो आप ड्यूटी करने के लिए, और अगर इसका लोप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अवैध हो जाएगा। ठीक है। क्षति, तो बहुत ही मज़ेदार परिभाषा आती है क्षति की। क्षति 4 प्रकार की होती है। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारत हुई है। क्षति केवल संपत्ति की क्षति नहीं होती है। क्षति 4 प्रकार की होती है। शरीर की क्षति होती है, मन की क्षति होती है, ख्याति की क्षति होती है, संपत्ति की क्षति मतलब क्षति होती है। और ऐसी कैसी क्षति, जो अवैध रूप से की गई हो। ठीक है। ये टॉर्ट का विषय है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जब टॉर्ट का भी अपन पढ़ेंगे। तो शरीर क्या है, शरीर को जैसे किसी ने आपको डंडा मारा, आपका हाथ टूट गया, ये शरीर की हानि हो गई, ये आपको क्षति हो गई। ठीक है। मन, ठीक है, आपको किसी ने गाली गलौज कर दी, बुरा भला कह दिया, अपमान कर दिया आपका, ये आपके मन को जो है क्षति हो गई। ख्याति, आप किसी पद पर हैं, आपकी ख्याति को बेईमान, बदमाश, दूसरे कारणों से व्यक्ति ने बना दिया। ठीक है, अवैध रूप से आप पर लालछन लगाएगा, तो ये आपकी ख्याति को जो है नुकसान हो गया। संपत्ति को तो नुकसान जाती है, अब किसी ने पैसा आपका चुरा लिया, आपको ये क्षति कारित हो गई। ठीक है। क्षति होती है, क्षति क्या होती है, जो आपको अवैध रूप से दी गई हो। ठीक है। तो बिना क्षति के हानि और बिना हानि के क्षति, 2 चीज़ों का सिद्धांत चलता है। ठीक है। तो क्षति होनी चाहिए, आप किसी की हानि की भरपाई नहीं होती है, क्षति की भरपाई होती है। ठीक है। हानि कैसी होती है, किसी व्यक्ति ने मान लो कोई अपना वैध रूप से काम कर रहा है और आपको कोई नुकसान हो जाता है, तो वो आपको हानि हुई है, क्षति नहीं हुई है। ठीक है। जैसे आपका मकान है, आपके मकान में क्या है, पानी है, बोर है। कोई व्यक्ति अपने मकान में परमिशन लेके बोर कराता है, ठीक है, न्यायपालिका की। ठीक है। और आपके बोर का पानी चला जाता है, बंद हो जाता है, तो ये आपको हानि हुई है, लेकिन उसने कोई इलीगल काम नहीं किया है। ठीक है। तो ये आपको हानि है, मतलब बिना क्षति की हानि, क्षति नहीं हुई है आपको। ठीक है। और मान लो वो एक ऐसा गड्ढा बनाता है अपने घर के अंदर कि उसका पानी, उसमें गंदा पानी भरता है, और एक नाली आपके मकान की तरफ बना देता है, और आपके मकान में भी गंदा पानी भरता है, तो ये क्या है, ये क्षति है आपको। ठीक है, ये है। ठीक है। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं, तो फंस जाएंगे तो बहुत लंबा निकल जाएंगे, अपन को आईपीसी पढ़ना है, टॉर्ट नहीं पढ़ना है। जीवन क्या है, जब तक संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। जहाँ भी लिखा है कि जीवन खतरे में है, माने मानव जीवन, जहाँ भी जीवन लिखा हुआ है आईपीसी में, मानव जीवन है। ठीक है। जब तक उसके साथ कोई और न जुड़ा हो। मृत्यु, मानव की मृत्यु, किसी जानवर की मृत्यु नहीं कि कोई ढोर मर गया, कुत्ता मर गया, उसकी मृत्यु नहीं। किसकी मृत्यु, व्यक्ति की मृत्यु। जीव जंतु, जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक। जीव जंतु कौन है, जो मानव नहीं है लेकिन जिंदा है, वो जीव जंतु है। जलयान क्या है, ठीक है, जो जल में चलता है, जल में प्रवहन करता है, बनाई गई नाव आ जाएगी, इसमें आपकी बोट आ जाएगी, जहाज आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। वर्ष मास क्या है, ठीक है, ब्रिटिश कैलेंडर में अनुकूल है शब्द में वर्ष मास दिए गए हैं, वो शब्द वर्ष मास 49 में कोई इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं, पढ़ लेना फिर भी। धारा क्या है, धारा की परिभाषा 50 धारा में दी गई है, तो धारा की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। धारा शब्द संहिता किसी अध्याय के अनुभागों में से किसी एक का जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा संबंध किए गए। धारा क्या है, जो कोई परिभाषा लिखी है उसके सिरे पर अंक लिखा है, जो ठीक है संख्यांक लिखा है, वो क्या है, धारा है। जैसे 50 लिखा, ये 50 धारा है, ये 52 लिखा, ये धारा है। ठीक है। शपथ धारा नहीं है, 51 धारा है, धारा 51 में शपथ दी गई है। ठीक है। अब शपथ की परिभाषा पढ़ते हैं 51 में। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिष्ठा सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना। शपथ किसके यहाँ, सत्य की, कि मैं ये सत्य बोल रहा हूँ, ठीक है, या घोषणा करता हूँ इसकी, तो किसके समक्ष, किसी लोक सेवक के समक्ष या किसी न्यायालय में,
ठीक है, या अन्यथा सभी उसके प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित अपराधी का शपथ शब्द के अंतर्गत आती। तो कौन लोक सेवक, किसी लोक सेवक के सामने या न्यायालय के सामने, अन्यथा सबूत के तौर पर एफिडेविट आप समझते होंगे, वो शपथ पत्र होता है कि मैं ऐसी घोषणा करता हूँ कि ऐसा करूँगा। ठीक है, और किसके सामने आपने नोटरी महोदय के यहाँ ले ली शपथ, किसी न्यायालय के सामने ले ली। ठीक है, तो ये शपथ कहलाती है, ओथ कहलाती है। सद्भावपूर्वक का बहुत ही बड़ा रोल है पूरी आईपीसी में। अगर आप सद्भावपूर्वक को नहीं समझ पाए तो सद्भावपूर्वक तो कोई भी अपराध आप नहीं समझ पाएंगे। सद्भावपूर्वक को बहुत अच्छे से समझ लें। कोई बात सद्भावपूर्वक की गई या विश्वास में की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई है या विश्वास की गई है। तो नेगेटिव परिभाषा दी गई है कि कोई बात सद्भावपूर्वक नहीं की जाएगी जो सम्यक यानी उचित सतर्कता और सावधानी के साथ ना की गई हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बात सम्यक सतर्कता या सावधानी के साथ की जाती है तो क्या कहलाएगी, वो सद्भावपूर्वक की जाएगी। आपने पूरी सावधानी बरती है उस काम को करने में, सतर्कता बरती है, तो ये माना जाएगा कि आपने सद्भावपूर्वक किया। संश्रय, संश्रय क्या है, धारा 157 130 के सिवा है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो पति पत्नी, देखो संश्रय में आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लो एक बार, खैर फिर बता दूंगा, मुझे नहीं आता। धारा 157 में के सिवा, धारा 130 के वहाँ के सिवा जहाँ की संश्रय संसद व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति के आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रमाण के साधन देना, यकीनी साधनों जो चाहे वे उसी प्रकार के हो या ना हो जिस प्रकार के धारणा गलत है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना कहता आया था। कोई अपराध हो गया, अब अपराध से पुलिस गिरफ्तार ना कर पाए इससे बचाने के लिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को छिपाता है, भोजन की व्यवस्था देता है, पानी देता है, धन पैसे की व्यवस्था करता है, वस्त्र देता है, हथियार देता है, गोला बारूद करता है या गाड़ी वाहन की व्यवस्था करता है ताकि वो भाग जाए, तो ये माना जाता है कि आपने उसको संश्रय दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों पति और पत्नी नहीं आते हैं। अगर पत्नी ने अपने अपराधी पति को भोजन करा दिया या कुछ पैसा दे दिया, पानी पिला दिया, हथियार दे दिया, ठीक है, या घर में रख लिया, छिपा लिया या वाहन से छुड़वा दिया तो नहीं माना जाएगा। और पत्नी दोषी है और पति ये सब करता है तो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति करेगा दोनों में से किसी के लिए भी तो संश्रय माना जाएगा और वो अपराध माना जाएगा। पति पत्नी का इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि कानून की दृष्टि में पति पत्नी को एक यूनिट यानी एक इकाई माना गया है, अलग अलग व्यक्ति दोस्तों नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये संश्रय की परिभाषा हो जाती है दोस्तों। अब 52 तक ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ये अध्याय समाप्त हो गया है। 53 तक शायद मैंने आपसे बोला था, लेकिन 52 तक स्पष्टीकरण है, यहाँ तक आप पढ़ लें। बाकी अगले लेक्चर में अपन जो है दंड के विषय में पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। 53 छोड़ देते हैं, 53 ये भी इसमें आ जाएगी, लेकिन अपन इसको इस पर पढ़ेंगे नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।